लेक्चर नंबर 2 अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। टॉपिक कौन सा? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, क्लास 11। तो इसका मतलब क्या है वो समझना है हमने। अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। मैं एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू ही देने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कहता आपने मुझे प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट कैलकुलेट करके देनी है कि अगर मैंने एक मशीन 1,50,000 रुपए की परचेज करी है। कब परचेज करी है? 1/4/2014 को। और उसी सेम मशीन को मैंने सोल्ड आउट कर दिया है 1/9/2016 को इतने रुपीस में। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो क्या है? वो 10% पर एनम है। जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था ना। क्या बताया था मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको कि एक मशीन खरीदी, सपोज करो 1,00,000 रुपीस की, और उसकी जो लाइफ है वो कितनी है? 5 ईयर्स की। तो ईच ईयर डेप्रिसिएशन कितने रुपीस की लगेगी? तो हमने क्या सीखा था? 1,00,000 को डिवाइड कर दो 5 से, बोले दो कॉस्ट प्राइस को डिवाइड कर दो लाइफ से। तो आपने बोला हर साल 20,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन लगेगी। अब इसी चीज को मैं दूसरी लैंग्वेज में भी क्या बोल सकता हूँ? इसी चीज को मैं दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ कि मान लो कि मैंने 1,00,000 रुपीज की कोई मशीन परचेज करी। अब क्वेश्चन ये क्या है? परचेज प्राइस। अब क्वेश्चन ने आपको उसकी लाइफ नहीं बताई। क्वेश्चन ने आपको ये बता दिया जो डेप्रिशिएट होएगा ना, वो हर साल 10% से डेप्रिशिएट होएगा। तो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो कितनी लगेगी? 1,00,000 की मशीन है, उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। सो 1,00,000 की मशीन है, उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन कितना होएगा? 1,00,000 इंटू 10/100। जीरो से जीरो कैंसिल होगी, जीरो से। तो फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो 10,000 की लगेगी। सिमिलरली सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 10,000 की लगेगी। सिमिलरली थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन कितने की लगेगी? थर्ड ईयर भी डेप्रिसिएशन 10,000 की लगेगी। सो हो सकता है क्वेश्चन आपको ये बता दे कि उसकी लाइफ कितने साल की है। अगर क्वेश्चन आपको ये ना बताए कि उसकी लाइफ कितनी है, तो क्वेश्चन आपको ये बता देगा कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने % से लगनी है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इस क्वेश्चन ने उसको लाइफ नहीं बताई हुई कि इसकी लाइफ कितनी है, ये नहीं बताया हुआ, लेकिन ये बता दिया कि 10% डेप्रिसिएशन लगनी है। ये तो हमने लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से क्लियर कर दिया था। ठीक है बेटा, चलिए। तो अब क्वेश्चन क्या है कि मुझे ये समझने की कोशिश करनी है कि 1/4/2014 को मैंने उसको परचेज करा एंड 1/9/2016 में मैंने उसको सेल करा। तो मुझे ये बताओ 1/4/14 जो है ये हमारे कौन से ईयर में आता है? तो मैं बोलूँगा बेटा ये जो है 2014-15 में आता है। तो अगर मैं बोलूँ 1/4/2014 को मैंने कोई मशीन परचेज करी है ना, तो मैं बोलूँगा मैंने 2014-15 में उसको परचेज करा। अगर मैंने उसको 1/9/2016 में सोल्ड आउट करा है, 1/9/2016 में मैंने उसको सेल करा है, तो मैं बोलूँगा मैंने उसको 16-17 में सेल करा है। ठीक है। तो हमेशा जो अकाउंटिंग ईयर होता है ना, वो हमेशा अकाउंटिंग ईयर जो होता है ना वो इसी लैंग्वेज में होता है। 2011-12 या फिर 2014-15 या फिर 2018-19 या फिर 2020-22। कभी भी हमारा अकाउंटिंग ईयर ना 2014 नहीं होएगा, 2015 नहीं होएगा, 2016 नहीं होएगा। हमेशा अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो इसी टाइप की फॉर्म में होता है। 2011-12, 2014-15, 2018-19, 2020-22। तो सर हम ये क्यों समझ रहे हैं? बेटा वो इसलिए हमने स्पेशल अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि सपोज करो मैं आपको बोलूँ कि मैंने एक मशीन 1/7/2014 को खरीदी, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने उसको 14-15 में परचेज करा। अगर मैं बोलूँ मैंने एक मशीन 1/10/2018 को परचेज करी, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने उसको 18-19 में परचेज करा। अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक मशीन 1/8/2020 को परचेज करी, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है 2020-21 है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने कोई मशीन 1/4/2018 को खरीदी, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा अकाउंटिंग ईयर है 18-19 है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक मशीन 1/10/2012 को परचेज करी, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा अकाउंटिंग ईयर
12-13 है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक मशीन 1/1/2014 को परचेज करी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा अकाउंटिंग ईयर 14-15 है? नहीं, ये मैं नहीं बोल सकता। 1/1/2014 जो है वो मेरा अकाउंटिंग ईयर जो है वो है 2013-14। ठीक है जी। अब कैसे? अब ध्यान से समझना मेरे साथ साथ बेटा। कोई भी अकाउंटिंग ईयर जो होता है ना वो हमारा 1/4 फॉर एग्जांपल 2018 1/4 2018 को स्टार्ट होता है और ख़त्म पता कब होता है? 31/3/2019 को यहाँ पे आके वो क्लोज होता है। तो इस पीरियड के बीच कोई भी डेट आती है ना वो 18-19 कहलाएगी। फॉर एग्जांपल 1/7/2018 कुछ यहीं कहीं होएगी, यहाँ पे होएगी, तो ये कौन सी डेट होगी? 18-19। अगर मैं बोलूँ 1/10/2018 ये कहाँ पे होगी? कुछ यहाँ पे होएगी, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? ये भी 18-19 की बात होगी। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे कोई डेट है और उस डेट का है 1/2/2019, तो राजे ये भी 18-19 में ही रहेगी ना। अब चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप सारे बच्चे क्लास 11th के ही हो और आपका क्लास 11th का जो बैच है, आपके स्कूल का जो बैच है वो पता कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को आपका स्कूल स्टार्ट हो जाता है। मान लो आप 1 अप्रैल 2018 में आपकी 11th क्लास स्टार्ट हुई, तो बताओ फाइनल एग्ज़ाम्स कब होंगे? सर ऑब्वियसली बात है, जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे वो 31 मार्च को होंगे और 2019 तक होंगे। तो हमारा जो 11th क्लास का सेशन है वो 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट होकर 31 मार्च 2019 को चलेगा। अब मान लो आपने 11th क्लास आपने करी, तो बेटा आपने 11th क्लास कौन से सेशन में करी? तो आप बोलोगे सर मैंने 11th क्लास 2018-19 में करी। तो 2018-19 में करी, ओके। चलिए अब मैं आपको एक डेट बोलता हूँ। मान लो आप अभी 11th क्लास में ही हो और डेट आ गई है 1 जनवरी 2019। बताओ आप इस टाइम 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो? 11th क्लास में ही हो, क्योंकि आपकी 11th क्लास जो स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुई है और ख़त्म कब होएगी? 31 मार्च 2019 को ख़त्म होएगी। और इसी के बीच आपकी एक डेट आ गई, कौन सी? 1 जनवरी 2019। तो 1 जनवरी 2019 जो है वो 18-19 में लाई कर रही है। अगर मैं बोलूँ 1 दिसंबर 2018 जो कि आपकी क्लास 11th ही चल रही है, तो ऑब्वियसली वो 18-19 की बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ 1 नवंबर 2018 तो वो भी आपकी 11th क्लास ही चल रही है, उसको भी मैं 18-19 ही बोलूँगा। अब अगर मैं बोलूँ 1 फरवरी 2019 यहाँ पर भी आपकी 11th क्लास ही चल रही है, तो इसको भी 18-19 बोलूँगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ 1/10/18 तो इसको मैं 18-19 बोलूँगा। अगर मैं बोलूँ 1/11/18 इसको भी मैं 18-19 बोलूँगा। अगर मैं बोलूँ 1/2/19 इसको भी मैं 18-19 बोलूँगा। इसी तरीके से जो हमारी अकाउंटिंग होती है ना, जितनी भी हम अकाउंट्स समझते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, हमारा कोई भी अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल मान लो 2018 ही है, 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट होके 31 मार्च 2019 को क्लोज होएगा। और इस पीरियड के बीच कोई भी डेट आती है वो 18-19 ही कहलाएगी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर मैं बोलूँ 1/4/2019 तो सर ये 19-20 में लाई करेगा। 1/10/2018 सर ये 18-19 में लाई करेगा। 1/3/2014 सर ये 13-14 में लाई करेगा। याद रखना, इसको आप 14-15 मत बोल देना। अगर मैं बोल लूँ 1/2/2016 तो राजे ये 15-16 में लाई करेगा, ये कभी भी 16-17 में लाई नहीं करेगा, ये बात ध्यान रहे। अगर मैं आपसे बोलूँ
1/4/2018 तो ये 18-19 में आएगा। अगर मैं बोलूँ 1/10/2020 तो ये 2021 में आएगा। अगर मैं बोलूँ 1/1/2020 तो ये 1920 में आएगा। 1/2/2022 तो ये 21-22 में आएगा। 1/3/2016 ये 15-16 में आएगा। 1/4/2016 ये 16-17 में आएगा। 1/5/2018 ये 18-19 में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट होते हैं। तो डेट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट कौन से अकाउंटिंग ईयर में लाई कर रही है। ये क्यों आपको पता होना चाहिए? ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें पता हो कि हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कहता एक मैंने मशीन परचेज करी थी 1/4/2014 को। 1/4/2014 को एक मशीन परचेज करी है जिसकी वैल्यू 1,50,000 है, और सेम टू सेम मशीन मैंने 1/9/2016 में सेल कर दी। और सेल कितने में कर दी मैंने? 1,10,000 में। तो सबसे पहले इनके अकाउंटिंग ईयर लिख लो। 1/4/2014 बोले तो मैंने 14-15 में एक मशीन खरीदी थी। 1/9/2016 को मैंने उसको सेल कर दिया। मैंने उसको 16-17 में जाके सेल कर दिया। तो सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन सर ने कैसे सिखाई हुई है लेक्चर नंबर 1 में? 1,50,000 की अगर हमने कोई मशीन परचेज करी है और परचेज की डेट कौन सी है? 1/4/2014। तो डेप्रिसिएशन कौन कौन सी ईयर की लगेगी? 14-15 की डेप्रिसिएशन लगेगी, 15-16 की डेप्रिसिएशन लगेगी, और 16-17 की भी डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि मैं उसको 16-17 तक जाके 1/9/2016 में सेल करा है, तो मैंने उसको 16-17 में जाके सेल करा है। अब अगली बात नई चीज़ है जो कि हमारे लिए फर्स्ट टाइम आ रही है। वो क्या आ रही है कि यहाँ पे मुझे डेप्रिसिएशन लगानी है, मुझे यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन लगानी है, मुझे यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन लगानी है। अब पहले मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आसान भाषा में लिखना चाहता हूँ आपको एक डायग्राम की फॉर्म में। ये मेरा एक अकाउंटिंग ईयर है जो शुरू कब हुआ? 1/4/2014 को शुरू हुआ और ख़त्म कब हो जाएगा? 31/3/15 को ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मेरा अगला अकाउंटिंग ईयर आएगा, ये रहा, जो शुरू कब होएगा? 1/4/2015 को शुरू होके 31/3/2016 को ख़त्म होएगा। फिर मेरा एक और अकाउंटिंग ईयर आएगा जो स्टार्ट कब होएगा? 1/4/2016 को स्टार्ट होके 31/3/2017 को जाके वो क्लोज हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना रजे, मैंने एक मशीन यहाँ पे 1/4/14 को यहाँ पे मैंने एक मशीन साल के पहले ही दिन परचेज कर ली थी। अगर मैंने उसी को यहाँ पे परचेज कर लिया तो बताओ उसको मैं यूज़ कब से करना शुरू करूँगा? तो ऑब्वियसली बात है सर, यहाँ पे परचेज कर लिया, यहीं से आप उसको यूज़ करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, पूरा साल उसको आप यूज़ करोगे, पूरा साल भर आप उसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो अगर हम उसको पूरा साल भर यूज़ करेंगे तो ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो कितने टाइम की लगेगी? सर वो लगेगी 12 मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने साल के पहले ही दिन उसको परचेज कर लिया था और मैंने पूरा साल उस मशीन को यूज़ करा। ओके, क्या ये एक अकाउंटिंग ईयर था 14-15? 14-15 के बाद मैं एंटर हो चुका हूँ, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है 15-16। 14-15 के बाद मैं एंटर हो गया हूँ 15-16 में। क्या 15-16 में भी मैंने उस मशीन को पूरा यूज़ करा? हाँ सर, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने उसको यूज़ ही करा, और क्या करा? यूज़ करते, अगर आप अपने पास मशीन रख के बैठे हो तो उसको यूज़ कर रहे होगे। तो यहाँ पे भी मैंने उसको यूज़ करा और यहाँ पे भी मैंने उसको 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगा दी। अब मैं एंटर कर चुका हूँ 16-17 2016-17 में। अगर मैं एंटर कर चुका हूँ 2016-17 में, अब अगर मैं एंटर कर चुका हूँ 2016-17 में, तो 16-17 में क्या हुआ? 16-17 में ना मैंने यहाँ पे आके उस मशीन को सोल्ड आउट कर दिया, सेल कर दिया।
और ये डेट कौन सी है? ये डेट है 1/9/2016। अब पहले सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर करो कि मैंने इस मशीन को यहाँ से लेके यहाँ तक यूज़ करा या यहाँ से लेके यहाँ तक यूज़ करा। बेटा जी इस वाले दिन तो मैं उसको सेल कर देता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैंने उस मशीन को यूज़ नहीं करा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस मशीन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब जैसे यहाँ था, ध्यान से आ जाओ, वापस आ जाओ मेरे पास यहाँ पे। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि मैंने इस मशीन को यूज़ करा, फिर अगले साल भी बोल सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने उसको यूज़ करा, फिर मैं यहाँ से भी बोल सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने उसको यूज़ करा, और यूज़ करने के बाद उस मशीन को मैंने सोल्ड आउट कर दिया। तो ये बताओ 16-17, अब 14-15 में तो मैंने उसको 12 के 12 महीने यूज़ करा, 15-16 में भी मैंने उसको 12 के 12 महीने यूज़ करा, लेकिन 16-17 में भी मैंने क्या उसको 12 महीने यूज़ करा? डेट इज़ रॉन्ग। तो 16-17 में ना मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ 4 महीने यूज़ करा। 4 महीने नहीं सर, 5 महीने यूज़ करा। 5 महीने नहीं सर, 6 महीने यूज़ करा। अरे कैलकुलेट करते हैं। अब ये बताओ 16-17 वाला जो अकाउंटिंग ईयर है वो आपका स्टार्ट कब होता है? 16-17 वाला अकाउंटिंग ईयर आपका स्टार्ट कब होता है? सर स्टार्ट होएगा 1/4/2016 को। तो ये बताओ क्या 4th मंथ की डेप्रिसिएशन लगी? हाँ। क्या 5th मंथ की डेप्रिसिएशन लगी? हाँ। क्या 6th मंथ की डेप्रिसिएशन लगी? हाँ। क्या 7th मंथ की डेप्रिसिएशन लगी? हाँ। क्या 8th मंथ की डेप्रिसिएशन लगी? हाँ। क्या 9th मंथ की डेप्रिसिएशन लगी? नहीं, 9th मंथ की डेप्रिसिएशन नहीं लगी। क्यों 9th मंथ की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगी? क्योंकि मैंने 1/9 को तो सेल कर दिया ना। 9th मंथ स्टार्ट होते ही सबसे पहले दिन मैंने उसको सेल कर दिया, तो डेप्रिसिएशन तो सिर्फ इतने पीरियड की ही लगेगी ना। और ये पीरियड कौन कौन कितने मंथ के होते हैं? ये जो पीरियड है ये पीरियड है 4, 5, 6, 7, 8। तो 5 महीने मैंने 16-17 में सिर्फ 5 महीने उस मशीन को यूज़ करा, और 5 महीनों के बाद मैंने उस मशीन को सोल्ड आउट कर दिया। तो अगर मैंने उसको 5 महीने यूज़ करा तो मेरे लिए तो 5 महीने की वैल्यू ही कम होएगी ना। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 14-15 में डेप्रिसिएशन लगेगी 12 महीने की, 15-16 में 12 महीने की, और 16-17 में 5 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसी चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, आगे बहुत क्वेश्चंस हैं, इसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन लगाने का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मशीन कितने की है? 1,50,000 की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी है? डेप्रिसिएशन चेक कर लो। ये चलो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका। हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन कितने मंथ की, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्या है? 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। 10% की डेप्रिसिएशन लगेगी, और कितने महीने की लगेगी? 12 के 12 महीने की लगेगी। तो 12 के 12 महीने के लिए आप 12/12 कर सकते हो। अगर आप नहीं भी करना चाहते हो इस स्टेप को आप छोड़ सकते हो। तो डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी? 1,50,000 के ऊपर 10% 15,000 रुपये की डेप्रिसिएशन लग जाएगी। यहाँ पे भी 12 महीने की लगेगी, तो 1,50,000 उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन, और 12 के 12 महीने की लग जाएगी, तो जो भी 15,000 रुपये होता है। अब मशीन कितने की है? 1,50,000 की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी है? 10%। अब याद रखना यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी ना वो कितनी लगेगी? 5 महीने की लगेगी। 5 महीने की क्यों लगेगी? क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी पीछे। अब 5 महीने की डेप्रिसिएशन होती कितनी है? तो आप बोलोगे सर 1,50,000 को 10, सबसे पहले 10/100 कर दो, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको 5/12 कर देना। जब आप उसको 5/12 कर दोगे तो आपकी वैल्यू जो है 6250 हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी? 6250। चलिए, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ उसकी वैल्यू रहेगी 1,35,000। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर बुक वैल्यू। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1,20,000। इसको भी क्या बोलूँगा? बुक वैल्यू। और यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी रह चुकी है? यहाँ पे उसकी वैल्यू रह जाएगी 1,13,750, और इसको भी मैं क्या बोलूँगा बेटा जी? बुक वैल्यू ही बोलूँगा। अब 1,13,750 वाली जो चीज़ है इसको मैं कितने रुपीज़ में सेल करता हूँ? 1,10,000 में। इसको मैंने सेल कर दिया 1,10,000 में। देयरफॉर आपको जो है लॉस हो जाएगा 3,750 का। कब? जब आप उस मशीन को सेल कर। ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको नोट डाउन कर लो, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है सिमिलरली ही क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है, तो वहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में समझ नहीं आया वो क्वेश्चन नंबर 2 में समझने की कोशिश करेंगे। कहता प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो
अगर एक मशीन 2 लाख की मैंने खरीदी है 1/7/2014 को, 1/7/2014 को मैंने उसको परचेज करा और 1/4/2018 में मैंने उसको सेल कर दिया, 10% रेट ऑफ उसका डेप्रिसिएशन है। चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। 17 हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। 1/7/2014 को हमने एक मशीन परचेज करी और उसकी जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपीज़ की है, ठीक है जी। और उसको मैंने सेल कब कर दिया, 1/4/18 को हमने उसको सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया 1,90,000 में। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ 1714 ये कौन से अकाउंटिंग ईयर में लाई कर रहा है? 1714 जो है ये आपका लाई कर रहा है 14-15 में, और 1418 ये कौन से अकाउंटिंग ईयर में लाई कर रहा है? ये आपका लाई कर रहा है 18-19 में। तो कहने का मतलब जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो 14-15 की भी लगेगी, 15-16 की भी लगेगी, 16-17 की भी लगेगी, 17-18 की भी लगेगी और 18-19 की भी लगेगी। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन बोल रहा है। मैंने कितने रुपीस की मशीन परचेज करी थी? 2 लाख रुपीस की, 2 लाख रुपीस में मैंने मशीन परचेज करी थी। चलिए अब ये बताओ यहाँ पे कितने महीने की लगेगी, यहाँ पे कितने महीने की, यहाँ पे कितने महीने की, यहाँ पे कितने महीने की और यहाँ पे कितने महीने की। तो एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19। चलो इसको डेट्स में लिखते हैं। तो ये वाली जो डेट है, डायग्राम में जो डेट बनेगी वो हमेशा साल के पहले दिन की बनेगी। 1/4/2014 ख़त्म कब होएगा अकाउंटिंग ईयर? 31/3/2015। यहाँ पे हमारा एक साल शुरू होके यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, 14-15। अब ये कौन सा है? 15-16। अब 15-16 कब शुरू होएगा? इसी तरीक से, इसी दिन से बिल्कुल अगले दिन, जो कि होएगी 1/4/2015 को शुरू होके 31/3/2016 को। इसको मैं 15-16 बोल देता हूँ। अब 15-16 के बाद आ गया 16-17। अब 16-17 क्या होएगा? यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक चलेगा, और ये स्टार्ट होने की डेट कौन सी होगी? उसकी ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ 1/4/16। तो ख़त्म कब होएगी? 31/3/17। उसके बाद 16-17 के बाद आ गया 17-18, ठीक है। इसी तरीके से आ जाएगा 18-19। आप लोगों को आई होप क्लियर है। अब ये बताओ कि मैंने ये वाली जो मशीन है, मैंने जो फर्स्ट मशीन है, जो मशीन है 1/7/2014 को बोले तो यहाँ पे 14-15 के यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? 14-15, क्योंकि 1/7/2014 को परचेज करी। अगर मैं कोई भी चीज़ 1/7/2014 को परचेज कर रहा हूँ तो उसका अकाउंटिंग ईयर मैं 14-15 बोलूँगा, उसको मैं 14-15 अकाउंटिंग ईयर बोलूँगा। अगर मैंने उसको 14-15 में ख़रीदा तो 14-15 में मैंने उसको साल के पहले दिन तो नहीं ख़रीदा ना, मैंने तो उसको यहाँ पे ख़रीदा है। और अगर मैं बात करूं कि 14-15 में मैंने उसको कितने महीने यूज़ करा होगा, तो ये बताओ क्या मैंने इतने पीरियड उसको यूज़ करा होगा? आंसर इज़ नो, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने उसको परचेज ही नहीं करा। जब मैंने परचेज ही यहाँ पे करा है तो डेप्रिसिएशन यहाँ से लेके यहाँ तक की लगेगी ना। अब ध्यान से सुनना, एक साथ कब खरीदा? 1/7/2014 को। 1/7/2014 कौन सी होती है? 14-15। तो डेप्रिसिएशन बताओ, क्या अप्रैल मंथ की लगेगी? नहीं। क्या मई मंथ की लगेगी? नहीं। क्या जून मंथ की लगेगी? नहीं। तो डेप्रिसिएशन लगेगी जुलाई मंथ की लगेगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इतने पीरियड की डेप्रिसिएशन लगेगी ना। तो चलो मेरे साथ साथ काउंट करो। 7th की लगेगी, हाँ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 1, 2, 3। तो मैं बोल सकता हूँ 14-15 में जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। अब 14-15 के बाद आ गया 15-16। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैंने उसको यूज़ करा। 15-16 में तो मैं पूरे साल भर यूज़ करूँगा ना, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगी 12 महीने की।
यहाँ पे भी पूरा साल भर यूज़ करूँगा तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन 12 महीने की लगेगी। यहाँ पे भी पूरा साल भर यूज़ करूँगा तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी 12 महीने की लगेगी। अब 18-19 की बात करते हैं। 18-19, अब 18-19 ये रहा। अब 18-19 में मैं कब सेल करता हूँ? मैं साल के पहले ही दिन सेल कर देता हूँ। मैं 1/4/2018 को ही सेल कर देता हूँ, जिसको 18-19 बोलूँगा। लेकिन 18-19 के वेरी फर्स्ट डे मैं पहले ही दिन उसको सेल कर देता हूँ। तो राजे 18-19 में तो मैंने उसको यूज़ करा ही नहीं है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 0 मंथ की। तो सर क्या हमें ये लिख के दिखाना है? हाँ बिल्कुल बेटा, 0 मंथ आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करूँगा? तो इसके लिए मैं बोलूँगा 2 लाख की मशीन है, 2 लाख की मशीन है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था? 10%। अब कितने मंथ की लगेगी? 9 मंथ की लगेगी ना। तो डेप्रिसिएशन जब वो कितने मंथ की लगेगी? वो 9 मंथ की लगेगी। मशीन कितने की रजे? 2 लाख की। तो 2 लाख की मशीन है, उसके ऊपर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन 9 मंथ की लगेगी। तो 9 मंथ को मैं क्या बोल दूंगा? 9 बाय, ये आपका इन्फॉर्मेशन लिखा, तो 9 मंथ को मैं बोल दूंगा 9/12। तो 9/12, तो 2 लाख के ऊपर 10% होता है 20,000, तो 4 का बन जाएगा 20,000, ये बन जाएगा 15,000 रुपये। और यहाँ पे 12 महीने की लगेगी। 2 लाख के ऊपर 10%, कितने महीने की? 12 महीने की। 12/12 कर सकते हो, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? 20,000। अब यहाँ पे भी 20,000, यहाँ पे भी पूरे 12 महीने की 20,000। यहाँ पे 0 मंथ की लगेगी तो 0 कैसे? 2 लाख की मशीन है, उसके ऊपर 10% कर दोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 0/12 से, तो डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। चलिए, तो इसके बाद इसकी जो बुक वैल्यू है वो कितनी रहेगी? 1,85,000। इसको मैं क्या बोल देता हूँ? बुक वैल्यू। यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू कितनी रहेगी? 1,65,000। इसको भी क्या बोल दूंगा? बुक वैल्यू। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1,45,000। इसको भी मैं क्या बोल दूंगा? बुक वैल्यू। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1,25,000। ये भी इसकी बुक वैल्यू है। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1,25,000 बुक वैल्यू। अब एक मशीन जिसकी कॉस्ट प्राइस 2 लाख रुपीज़ है, उसकी जो बुक वैल्यू है वो 1,25,000 रुपीज़ रह चुकी है। वो सेल कितने में हो रही है? वो सेल हो रही है 1,90,000 में। तो 1,25,000 वाली चीज़ अगर 1,90,000 में सेल हो रही है, तो इट मीन हमें जो क्वेश्चन में लॉस नहीं, हमें जो क्वेश्चन में गेन हो रहा है वो हो रहा है 65,000 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 65,000 रुपीज़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब जिन जिन बच्चों को समझ आ गया वो तो खुद अपना क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, जिसको नहीं समझ आया वो मेरे साथ साथ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कहता व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इफ ए मशीन ऑफ 1 लाख was purchased on 1/1/2014 and the same was sold on 1/1/2018 at 26,000. Rate of depreciation is 20% per annum. चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जिसको नहीं समझ आया वो मेरे साथ साथ सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन को लिख लेता हूँ। 1/1/2014 को हमने एक मशीन परचेज करी है, वो भी 1 लाख की। तो 1/1/2014 1/1/2014 परचेज करी है 1 लाख की, और 1/1/2018 को हमने उसको सेल कर दिया है। कितने में सेल कर दिया? 26,000 में। तो सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर लिखो 1/1/2014। तो राजे ये जो है 13-14 ये अकाउंटिंग ईयर है। 1/1/2018 17-18 ये अकाउंटिंग ईयर है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 1 लाख की उसको मैंने परचेज करा, तो डेप्रिसिएशन कब कब की लगेगी? 13-14 की लगेगी, 14-15 की लगेगी, 15-16 की लगेगी, 16-17 की लगेगी, 17-18 की लगेगी। बस इतने महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। अब ये बताओ यहाँ पे कितने मंथ की लगेगी?
यहाँ पे कितने मंथ की लगेगी, इधर कितने मंथ की लगेगी, इधर कितने मंथ की लगेगी और इधर कितने मंथ की लगेगी। तो इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझने की फिर से कोशिश कर लेते हैं। तो ये सर ने एक चार्ट बना लिया। ये कौन सा बेटा, 13-14, ये 14-15, ये 15-16, ये 16-17 और ये 17-18। फिर से मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बोल दूं कि ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1/4/2013 को शुरू होके ख़त्म कब होएगा, 31/3/2014 को ख़त्म होएगा। 1/4/14 को शुरू होकर ख़त्म कब होएगा, 31/3/2015 को ख़त्म हो जाएगा। फिर 1/4/2015 को शुरू होके ख़त्म कब होएगा, 31/3/2016 को ख़त्म होएगा। 1/4/2016 से शुरू होके ख़त्म कब होएगा, 31/3/2017 पे। एज इट इज़ ये चार्ट चलता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 13-14 की, जो कि ये है 13-14, ये है, ये आपका 13-14। अब 13-14 को मैंने मशीन कितने की कब परचेज करी, 1/1/2014 को, कुछ यहाँ पे 1/1/2014, 1/1/2014, इसको मैं बोल क्या सकता हूँ 1 Jan 2014, जो कि 13-14 की डेट है। अगर मैंने यहाँ पे 1 जनवरी को उसको परचेज करा तो डेप्रिसिएशन इतने पीरियड की लगेगी, नहीं सर इतने पीरियड की नहीं लगेगी। डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ इतने पीरियड की लगेगी। तो वो कौन कौन सा पीरियड होता है, जैन, फेब, मार्च, या फिर आप उसको बोल सकते हो पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 3 महीने की लगेगी। उसके बाद ये मशीन तो पूरा साल भर ही यूज़ हुई, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो कितने टाइम की लगेगी, 12 महीने की। अगले साल भी मशीन पूरा यूज़ हुई है तो अगले साल की जो डेप्रिसिएशन वो भी 12 महीने की, 12 महीने की। अब दिक्कत आएगी 17-18 में। अब 17-18 में मैंने 1/1/18 को उसको सेल कर दिया, जो कि 17-18 होता है। 17-18 बोले तो यहाँ ये इधर आना, ये मैं 17-18 पे खड़ा हूँ, ये देखो ये मैं 17-18 पे खड़ा हूँ। ये 17-18 शुरू कब हुआ था, जल्दी बोलो, शुरू हुआ था 1/4/17 को, खत्म कब होएगा, 31/3/18। अब मैंने उसको सेल कर दिया यहाँ पे आगे। तो राजे सेल के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि सेल के टाइम पे ये बताओ, सेल के टाइम पे मैंने मशीन इतना से, मैंने जो मशीन है इतने पीरियड यूज करी या इतने पीरियड यूज करी, जल्दी बोलो। मैंने जो मशीन है इतने पीरियड उस मशीन को यूज करा या फिर इतने पीरियड यूज करा। तो सर यूज की बात आ रही है तो यूज मैंने यहाँ ये वाला पीरियड करा, क्योंकि मशीन पीछे से चलती आ रही है, यहां से लेके यहां तक उसको यूज करा। तो 17-18 में तो मैंने इतने टाइम इस मशीन को यूज करा ना, तो इतने टाइम यूज करा तो वो कितने महीने होते हैं। तो 17-18 अगर मैं बात करूं, 17-18 1/4/17 को स्टार्ट होके 31/3/18 तक होता है, और मैंने उसको सेल कर दिया 1/1/2018 में। तो कोई भी ईयर अगर 1/4 को स्टार्ट होता है तो 4 की डेप्रिसिएशन लगेगी, हाँ 5 की भी लगेगी, 6 की भी लगेगी, 7 की भी लगेगी, 8 की भी लगेगी, 9 की भी लगेगी, 10 की भी लगेगी, 11 की भी लगेगी, 12 की भी लगेगी, 1 की लगेगी, 2 की लगेगी, 3 की लगेगी, नहीं ये 3 महीनों की डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने 1 Jan को जनवरी के पहले ही दिन मैंने उसको सेल कर दिया। अब जनवरी के पहले ही दिन सेल कर दिया तो जनवरी, फेब और मार्च ये डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, तो डेप्रिसिएशन लगेगी इतने महीनों की। कौन कौन से होते हैं वो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो कि 9 महीने होते हैं। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना रहे, ध्यान रखना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% पर एनम है, ठीक है। चलिए तो यहां पर आ जाओ। तो 1 लाख की मशीन है, उसके ऊपर 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और इधर लग रही है 3 महीने की डेप्रिसिएशन। तो वो 3 महीने की जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी हो जाएगी, 20,000, और ये हो जाएगी 5,000 रुपीज़। अब यहाँ पे तो 12 महीने की लगेगी, 1 लाख की मशीन है और उसकी डेप्रिसिएशन 20%, जो कि 20,000 है। 20,000 यहाँ पर आके लगेगी 9 मंथ की,
1 लाख की मशीन है, उसके ऊपर 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन लगेगी 9 मंथ की। तो 9 मंथ की जो डेप्रिसिएशन होती है ये होता है 3, ये होता है 4। तो 15,000 रुपीज़ वो हो जाता है। अब आपको ये सारा कुछ अपनी नोटबुक पे लिखना होता है। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी राजे? 95,000। व्हाट इज़ दिस? बुक वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी मेरे बेटा? 75,000, जिसको मैं बुक वैल्यू बोलूँगा। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी राजे? 55,000, जिसको मैं बुक वैल्यू बोलूँगा। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 35,000, जिसको मैं बुक वैल्यू बोलूँगा। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 20,000, जिसको मैं बुक वैल्यू बोलूँगा। अब 20,000 वाली मशीन आपकी 26,000 में सेल हो जाती है। देयरफॉर आपको जो गेन हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हो गया? 6,000 रुपीज़ का। 6,000 मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन जो है 3, उसका जो आंसर है वो है प्रॉफिट 6,000 रुपीज़। चलिए, अब जिसको समझ आ गया वो ठीक है, जिसको नहीं समझ आया वो मेरे साथ साथ रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 को लेके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इफ ए मशीन ऑफ 6 लाख वाज परचेज ऑन 1/7/2014। परचेज कब हुई है? 1/7/2014 को, एंड द सेम वाज सोल्ड ऑन 1/7/2017। तो 1/7/2014 को मैं बोल सकता हूँ 14/15, 1/7/2017 को बोल सकता हूँ मैं 17/18। चलिए, तो मशीन कितने की परचेज करी है? 6 लाख रुपीज़ की। तो डेप्रिसिएशन लगेगी मेरे बेटे 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, ये महीनों की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो ये बताओ 14/15 में कितने पीरियड की डेप्रिसिएशन लगेगी? अब मैं बात कर रहा हूं अगर 14/15 की। 14/15 शुरू कब होएगा? 1/4/14 को शुरू होकर 31/3/15 को खत्म होएगा। अब कोई भी अकाउंटिंग ईयर 1/4/14 को शुरू होकर 31/3/15 को ही खत्म होएगा, कॉमन सी सेंस है। अब 1/7/2014 को यहाँ पर 1/7/2014, जिसको मैं बोल सकता हूँ 1 जुलाई 2014। 1/7/2014 को मैंने उसको परचेज करा। अब अगर मैंने 1/7/2014 को परचेज करा, जो कि यहाँ पे होती है 1/7/2014, तो डेप्रिसिएशन इतने पीरियड की तो नहीं लगेगी। तो डेप्रिसिएशन तो इतने पीरियड की ही लगेगी ना। तो 1 जुलाई को खरीदा, बोले तो 1/7 को खरीदा, 7 की लगेगी, 8 की, 9 की, 10 की, 11, 12, 1, 2, 3, जिसको मैं बोल सकता हूँ जुलाई की लगेगी। हाँ, जुलाई के बाद अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इतने पीरियड की डेप्रिसिएशन लगेगी। सर मार्च के बाद? अरे मार्च के बाद तो अगला अकाउंटिंग ईयर आ गया ना बेटा। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने की डेप्रिसिएशन यहाँ लगी। उसके बाद 15-16 में तो पूरा साल भर ही यूज होएगी। यहाँ पे भी पूरा साल भर यूज होएगी। अब मैंने उसको सेल कब कर दिया? मैंने उसको जो सेल कर दिया ना, मैंने उसको सेल कर दिया मेरे बेटे 1/7/2017 को, बोले तो 17/18 में। 1/7/2017, 17/18, यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म हो जाएगा। अब 17/18 पे बोले तो मैंने यहाँ पे 1/7/2017 को उसको सेल कर दिया। अब बताओ डेप्रिसिएशन इतने पीरियड की लगेगी या इतने पीरियड की? यहाँ पे तो मैंने उसको सेल कर दिया ना। अब सेल के बाद तो मैंने उसको यूज नहीं करा ना, मैंने उसको यूज नहीं करा, मैंने तो उसको यूज यहाँ पे करा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पीरियड होता है? तो 1/4 से लेके 1/7 तक। 4 होएगा हाँ, 5 होएगा हाँ, 6 होएगा हाँ, 7 होएगा नहीं, 7 नहीं होएगा। तो 4, 5, 6 सिर्फ 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना क्वेश्चन में? 10%। 6 लाख के ऊपर 10%,
सबसे पहले 9 मंथ की लगेगी, तो वो हो जाएगा आपका 45,000। अब दूसरे साल की बात करूं तो 6 लाख के ऊपर सिर्फ 10% और वो 12 के 12 महीने की ही लगेगी, तो वो होएगा 60,000। इधर भी आंसर आएगा 60,000, इधर आंसर आ जाएगा 15,000 रुपये। 15,000 रुपये कैसे, ये लो मैं कर देता हूँ। 6 लाख के ऊपर 10% इंटू 3/12, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15,000 आ जाएगा। चलिए, इसकी बुक वैल्यू कितनी रहेगी, 5,55,000। इसकी बुक वैल्यू कितनी रहेगी, 4,95,000। इसकी बुक वैल्यू कितनी रहेगी, 4,35,000। इसकी बुक वैल्यू कितनी रहेगी, 4,20,000। तो 2017-18 के बाद उसकी जो बुक वैल्यू है वो 420 की रह चुकी है। अब 420 वाली जो चीज़ है वो मैं कितने में सेल कर रहा हूँ, 420 वाली चीज़ जो है, इसका सेल प्राइस नहीं बताया मैंने, हाँ इसका सेल प्राइस मिस हो गया था, वो इसका सेल जो है 3,80,000 में सेल हो रही है। अब 4,20,000 वाली चीज़ अगर 380 में सेल हो रही है, देयरफॉर इस क्वेश्चन में आ जाएगा आपका लॉस, और वो कितने का आ जाएगा, 40,000 का। राजी, इस क्वेश्चन में सेम सोल्ड ऑन दिस, इसकी वैल्यू मिसिंग थी, वैल्यू मैंने आपको बता दी कि 380 में वो सेल हो रही थी। अगर 380 में सेल हो रही थी तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है आपका लॉस 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया। ठीक है जी। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये हम नेक्स्ट 5 और 6 ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे।